हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 10th के साइंस में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में 5 लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों में से कोई भी न्यू व्यूअर्स देख रहे हो, कोई नए आए हो आप, तो पहले 5 लेक्चर को कंटिन्यू देखो जाकर के। आपको तो कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। बीच बीच में आकर के आप मत देखो। हाँ, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से तो आप देख सकते हो ये लेक्चर को। इससे पहले मैंने लेक्चर 5 में ओम्स लॉ पढ़ाया था। ओके, तो ओम्स लॉ आप लोग देख लेना जरूर। तो ये रेजिस्टेंस का जो टॉपिक मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, ये आपको पूरा क्लियर होगा। ओके, तो इसलिए आप लोग पूरा लेक्चर देखा करो और वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना, कहीं से स्किप मत करना। वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको वीडियो बड़ा बन जाता है, लेकिन मैं इसमें पूरा कंसेप्ट देता हूँ। शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना। शॉर्टकट के चक्कर में कंसेप्ट आपका बिगड़ जाएगा, कंसेप्ट खराब हो जाएगा। और जब कंसेप्ट खराब होगा ना, तो आप आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। जब मज़ा नहीं आएगा तो आप कोई कंपटीशन वगैरह का भी फेस नहीं कर सकते हो। इसलिए कंसेप्ट के लिए मारपीट करो, नॉलेज के लिए मारपीट करो, मार्क्स के लिए नहीं। मार्क्स अपने आप आ जाएगा जब नॉलेज रहेगा तो। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर विजिट करो। मेरे चैनल का नाम है उन्नति एहसान। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और उसके बाद आप मेरे चैनल पर जाना, विजिट कर लेना। और उसमें आपको प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको 10th का इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। उसमें लगातार कंटिन्यू आपको 5 लेक्चर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो उसको। तब इस लेक्चर को आओ देखोगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप पहले से आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में स्किप मत करना वीडियो को, पूरा वीडियो देखना। पूरा कंसेप्ट मैं दूंगा, ओके, अधूरा नहीं करूंगा। और मेरे चैनल की एक खास बात यह है कि मेरे चैनल पे आपको यहाँ पर पूरे यूट्यूब पे आपको छान कर देख लो। आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको कंसेप्ट देने वाले बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कंसेप्ट भी आपको पूरा दूंगा। उसके अलावा मेरे चैनल के माध्यम से आपको नोट्स भी मिलेंगे, बहुत अच्छे नोट्स, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज होगा ना कम लैंग्वेज होगा। ज़रूरत का एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होगा। जितनी लैंग्वेज की ज़रूरत है उतना ही दूंगा मैं, ताकि आपको याद करने में भी सहूलत हो, आपको याद भी हो जाए। बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, लैंग्वेज टीचर सब अच्छा से लिखते नहीं है, और टीचर सब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिख देते हैं, बच्चों को याद करने में मुश्किल होती है। समझने के साथ साथ याद भी तो करना है ना। तो इसलिए एग्जाम में तो आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा, आपको डिफाइन करना पूछा जाएगा, डेफिनेशन पूछा जाएगा। तो मैं इस बात का भी ख्याल रखता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। तो इसलिए जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो आप लोग देख रहे हो, तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी मैं नोट्स बना रखा हूँ, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैंने नोट्स बना रखा है। और टीचरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो टीचर ही बिहार बोर्ड को पढ़ाते हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत होता है, तो इंग्लिश का मैंने नोट्स बना रखा है। जो सीबीएसई मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं तो उनको हिंदी में दिक्कत होती है, तो वो हिंदी मीडियम के लिए को भी पढ़ा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको दोनों चीज़ मिलेगा। इसलिए आप लोग बस मेरे साथ बने रहो और पूरा वीडियो देखो। मैं दावा करता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा अच्छा से। और हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश बच्चे, दोनों बच्चे आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो, क्योंकि दोनों का नॉलेज जरूरी है। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर कुछ खूबसूरत लाइन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। खता हो गई तो सजा बता दो, खता हो गई तो सजा बता दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह बता दो। देर हो गई है याद करने में ज़रूर, देर हो गई है याद करने में ज़रूर, लेकिन तुमको भुला देंगे ये ख्याल दिल से मिटा दो। ये खूबसूरत लाइन आप लोगों के लिए, आपके मोहब्बत के नाम था। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये शेर व शायरी, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, सर बहुत अच्छा था, अमेजिंग था। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का और भी खूबसूरत लाइन सुनाऊंगा। चलिए, तो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर बहुत अमेजिंग होने वाला है, बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। ओके, चलो आ जाओ। तो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो मैंने पिछले लेक्चर में, मैं पहले वाइट पेज पे आता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। चलिए, ओम्स लॉ याद होगा आप लोग को। भाई ओम्स लॉ को मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर। मैंने पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ाया था आप लोग को। V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। I क्या है सर? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। R क्या है सर? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस और प्रतिरोध। तो आर को यहाँ से देखो, बहुत आसान डेफिनेशन है रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं बताता हूँ। डेफिनेशन तुम बना सकते हो। यहाँ से आर को अकेला करो, आर को अकेला करो तो भी तो इधर ही रहेगा, आई इधर डिवाइड में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो लो, आई डिवाइड में आ गया। यही आर का फॉर्मूला हो गया, यानी आर का फॉर्मूला हो गया ओम्स लॉ के हिसाब से। आर का फॉर्मूला हो गया V बाय आई। अब मैंने उसमें बताया भी था कि जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक करंट से डिवाइड करेंगे तो हमें आर रेजिस्टेंस मिलेगा। जब भी हम लोग विभवांतर को विद्युत धारा से भाग करते हैं तो हमें विद्युत प्रतिरोध मिलता है। तो ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी है कि V और I के रेशियो को R कहते हैं, V और I के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। वोल्टेज और करंट के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज भी कहते हैं।
विभवांतर, हिंदी में विभवांतर। ओके, मैंने हिंदी में नोट्स लिख रखा है, इंग्लिश में नोट्स लिख रखा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नोट्स का टेंशन मत लेना, आपको मैं अच्छा से लिख रखा हूँ, नोट कर लेना आप लोग। ओके, पहले समझ लो कंसेप्ट। अब ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन तो हो गया, ये रेजिस्टेंस का ये फार्मूला हो गया, R=V/I। ये इस तरह आप फार्मूला लगा के V को I में डिवाइड कर दो तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस सर है क्या? तो अब मेरी बात आप लोग गौर से सुनना। आप लोगों ने सुना होगा हमेशा से कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ओके, सुना है ना आप लोगों ने? चांदी से होकर इलेक्ट्रिसिटी सबसे आसानी से पास करता है। तो क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस से होकर के, कुछ मटेरियल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी आसानी से आर पार हो जाता है। ओके, जैसे कि मान लो कॉपर का वायर है, तांबा का तार है, तो कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से आर पार होता है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उससे होकर पास कर सकता है, फ्लो करता है। हम लोगों ने सुना है अपने घरों में, हम लोग के जो तार बना होता है, तार जो लगता है हमारे वायरिंग में, वो कॉपर का वायर ही होता है। कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर, ये सब वायर होता है। ओके, लेकिन क्या आप बताओ, आप लोगों ने सुना होगा कि क्या प्लास्टिक से करंट पास करता है? प्लास्टिक से करंट पास करता है? प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक से करंट पास नहीं करता है। सूखी लकड़ी से करंट पास करता नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की अनुमति नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से आने जाने देता है, आसानी से फ्लो होने देता है, प्रवाहित होने देता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को, विद्युत धारा को अपने से होकर आसानी से आने जाने नहीं देता है, यानी कि फ्लो करने की अनुमति नहीं देता है, बहने नहीं देता है। ओके, तो अब सोचो, जो आसानी से आने जाने देता है, जो आसानी से आने जाने देता है, वो अच्छा कंडक्टर है, चालक है। चालक है, चालक मतलब कि वो उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। मैंने इसे पहले लेक्चर में इसके बारे में, सेकंड लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिटेल बताया था, कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ओके, इंसुलेटर, चालक और अचालक। ओके, जिसको विद्युत रोधी मैंने बताया था। तो जिससे होकर करंट पास कर जाता है उसको बोलते हैं चालक, कंडक्टर, और जिससे होकर करंट पास नहीं कर पाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, यानी कि अचालक, या कुचालक बोलो या विद्युत रोधी बोलो। मैंने हिंदी में पिछले लेक्चर में बताया, इसलिए कहा मैंने कि अगर आप लोग में से कोई ये लेक्चर से पहले वो लेक्चर नहीं देखो, सब लेक्चर को देखो, एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। तो देखो, मैं अब बताओ, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर क्यों हुआ? सिल्वर में और सिल्वर के कंपेयर में, मान लो कि मैंने ले लिया यहाँ पर कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है, ये एल्युमिनियम वायर है। मान लो कॉपर, एल्युमिनियम से क्या होता है, सॉरी एल्युमिनियम नहीं, मैं सिल्वर ले लेता हूँ, सॉरी मैं फिर से बना देता हूँ। ये सिल्वर है, ये सिल्वर है, सिल्वर को एजी बोलते हैं हम लोग, एजी याद होगा। और कॉपर, चलो सिल्वर वायर हुआ, ये कॉपर वायर है, चलो ये कॉपर वायर है। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ज़्यादा पास, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर है? क्योंकि सिल्वर से, ध्यान देना मेरी बात जो समझा रहा हूँ मैं, सिल्वर से बहुत ईजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। चांदी से होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है। ओके, लेकिन कॉपर वायर से होकर के, इसकी तुलना में, इसके सिल्वर के कंपेयर में ओके, कॉपर से होकर उतना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास या फ्लो नहीं करता है। मैंने चांदी की तुलना में तांबे से होकर के विद्युत धारा उतना आसानी से फ्लो नहीं करता है, उतना आसानी से प्रवाहित नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर आसानी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को परमिशन करता है, अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, लेकिन कॉपर उतना ज़्यादा इसके कंपेयर में नहीं करता है। यानी कि सिल्वर जो है कॉपर के कंपेयर में अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कॉपर सिल्वर के कंपेयर में अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी को, यही समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, इस सिल्वर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का गुण कम है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर पार होने देता है, फ्लो होने देता है। सिल्वर अपने से होकर करंट को आसानी से फ्लो होने देता है, लेकिन कॉपर सिल्वर के कंपेयर में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता है। इसको कहते हैं कि इसके कॉपर के रोकने का गुण, ओके, किसको रोकने का गुण? इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का गुण या चार्ज को रोकने का गुण, क्योंकि चार्ज से ही इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो चार्ज कॉपर का इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर फ्लो करने का जो गुण है, उसको रोकने का गुण ज़्यादा है। कॉपर में रोकने का गुण सिल्वर की तुलना में ज़्यादा है। क्लियर हो गया? तो जो रोकने का गुण है ना, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो सिल्वर जो जितना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा, जितना आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा उससे होकर के, अपने से होकर वो अपने आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देगा, तो उसका रेजिस्टेंस कम है। ओके, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट को कम रोकता है। ऑब्वियस है, कितनी आसान बात है, कि बहुत कॉमन सेंस है कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को आने देगा, इसका मतलब वो उतना इलेक्ट्रिक करंट को उतना कम रोक रहा है, इसलिए तो उससे होकर आसानी से आ रहा है। तो जितना आसानी से वो इलेक्ट्रिक करंट को आने जाने देता है, फ्लो होने देता है, उसका यानी कि उसका रोकने का गुण उतना कम है, वो उतना कम रोक रहा है, इसलिए तो आ रहा है। ओके, और कॉपर में क्या होता है कि कॉपर में
सिल्वर की तुलना में, सिल्वर के कंपेयर में कॉपर उतना आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर फ्लो नहीं होने देता, यानी कि ज़्यादा रोकता है इलेक्ट्रिक करंट को, यानी इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का गुण कॉपर में ज़्यादा है सिल्वर के कंपेयर में, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि कॉपर इतना आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर फ्लो नहीं होने देता है, बहने नहीं देता है, इसलिए सिल्वर कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है सिल्वर के कंपेयर में और सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रुकावट, रुकावट, रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रोकना, ओके। तो जो जितना रोकेगा इलेक्ट्रिक करंट को, जितना आने जाने से रोकेगा, फ्लो करने में रोकेगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो बताओ प्लास्टिक का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्यों? क्यों सर? प्लास्टिक अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को तो आने ही नहीं जाने, फ्लो ही नहीं होने देता है, ओके। प्लास्टिक, रबर, ओके, लकड़ी, सूखी लकड़ी, इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता ही नहीं है, फ्लो होता ही नहीं है, चार्ज फ्लो होता ही नहीं है, चार्ज प्रवाहित होता ही नहीं है, आवेश प्रवाहित होता ही नहीं है, विद्युत धारा प्रवाहित होता ही नहीं है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का गुण इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो देखो, जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का गुण ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। कंडक्टर अच्छा हो तभी होगा, वो चालक अच्छा तभी होगा जब उससे होकर के आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके। इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाएगा तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है, गुण है। रेजिस्टेंस क्या है? एक गुण है। जैसे हम लोग का गुण होता है ना, गुस्सा करने का गुण, खुश होने का गुण, ये गुण है। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके कारण वो अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट को रोकता है, रजिस्टर करता है, रोकता है, प्रतिरोध करता है। ओके, समझ में आया? ये है डेफिनेशन रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का मतलब एकदम एक भाषा में समझो, 100 बात की एक बात। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, प्रतिरोध करना, रोकना। ओके, कहते हैं तुम उसका विरोध करो, उसका अपोज करो, भाई रोकना, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ओके, यानी उसका वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। और कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा नहीं रोकता है, अपने से होकर फ्लो होने देता है, जैसे सिल्वर, चांदी। चांदी अपने से होकर, सिल्वर अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो होने देता है, यानी उसका रेजिस्टेंस कम है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को रोकता नहीं है, उसके इलेक्ट्रिक करंट के रोकने का गुण उसका कम है, यानी उसका रेजिस्टेंस कम है। तो बताओ कौन कंडक्टर हमारे लिए सही होगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कंडक्टर अच्छा होगा, उससे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। पॉइंट क्लियर? तो सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना खराब कंडक्टर होगा, उतना बैड कंडक्टर होगा, यानी पुअर कंडक्टर होगा। ओके, अचालक होगा, कुचालक बोलो हिंदी में। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छा से? तो कंडक्टर में क्या होता है? रुकावट का गुण, रुकावट का गुण। एक लाइन में बोलो, मेरे साथ रिपीट करो। कंडक्टर रुकावट का गुण है, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं अब आता हूँ अपने कंसेप्ट पे, थ्योरी पे, सॉरी। चलो यहाँ, चलो ठीक है, आप लोग का देखो। तो ये है डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, डेफिनेशन भी याद रखना, दोनों डेफिनेशन याद रखना, फार्मूला भी। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, बस खत्म, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मैंने लिखा कि ये कंडक्टर में होकर, कंडक्टर से होकर जो फ्लो करता है करंट, उसको रोकने का प्रॉपर्टी है। रजिस्ट मतलब रोकना, ओके, रोकना, विरोध करना, ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर लिखा हुआ था, कट गया हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ओके, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इंसुलेटर की बात तो करेंगे नहीं, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उसका रेजिस्टेंस डिफाइन ही नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे सर? जो भी बात करने वाले रेजिस्टेंस हम लोग, वो बात करने वाले हैं कंडक्टर का, चालक का, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, उसी की बात करने वाले हैं। बाकी जो इंसुलेटर है उससे करंट तो पास करता ही नहीं है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बातें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस को डिफाइंड ही करना है कंडक्टर के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, माने करंट को फ्लो करने का जो करंट को फ्लो करने में जो रुकावट पैदा होगी, उस रुकावट को बोलेंगे रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? हिंदी में बोलते हैं चालक से होकर प्रवाहित धारा का विरोध करने वाले गुण को, विरोध करने के गुण को, कितना अच्छा परिभाषा, प्रतिरोध कहते हैं। चालक से होकर प्रवाहित धारा का विरोध करने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया, सिंपल डेफिनेशन है ये, ओके, बहुत ईजी डेफिनेशन है। समझा? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ओके। जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका रुकावट का गुण उतना कम होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जितना आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, जितना आसानी से करंट पास होगा, वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। और जिससे मुश्किल से करंट पास करेगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? एक और डेफिनेशन मैंने बताया अभी कंडक्टर का डेफिनेशन। एक तो डेफिनेशन ये याद रखना, ये एग्जाम में भी लिख देना, ओके। और आप फार्मूला कैसे बनाओगे कंडक्टर का, ओके, कंडक्टर का फार्मूला कैसे बनाओगे मैंने बता रखा आप लोग को, देखो।
चलो, मैंने ओम्स का लॉ का फॉर्मूला बताया था आप लोग को, R इक्वल टू वी बाई आई। तो ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो कि विभवांतर और विद्युत धारा के रेशियो को, अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस करंट के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। ये भी डेफिनेशन है। तो ये देखो भाई डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पर हिंदी में भी इंग्लिश में भी देखो कितना आसान डेफिनेशन है। R इक्वल टू वी बाई आई लिखा हुआ है यहाँ पे भाई। मैं देखो ओम्स लॉ था वी बाई आई, वी इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू वी आई। ये डेफिनेशन मैंने बता दिया कि वोल्टेज को जब भी आई में डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, ओम्स लॉ मैंने पढ़ाया था। ओके, अब मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था आप लोगों को। तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंड्स ऑफ द कंडक्टर, मैंने बोला लैंग्वेज याद ना, डिफरेंस अक्रॉस इंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ओके, चालक के छोरों के बीच, याद नहीं है, चलो चालक के सिरों के बीच। द पोटेंशियल डिफरेंस कभी बोलना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये वर्ड याद रख लो, अक्रॉस इंड्स ऑफ ए कंडक्टर। अक्रॉस इंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ये वर्ड याद रखो, एक वर्ड है ये, अक्रॉस इंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ओके, द रेशियो ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, भी पोटेंशियल डिफरेंस और आई के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। बस यही डेफिनेशन है, बहुत ईजी है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। हमेशा वोल्टेज ऊपर रहेगा, विभवांतर ऊपर रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर रहेगा, वी ऊपर रहेगा, आई नीचे रहेगा। ओके, वी और आई, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट नीचे रहेगा, दोनों का रेशियो को कहते हैं आर। तो मैंने लिख दिया अनुपात। अरे डिवाइड को ही ना अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। रेशियो मतलब अनुपात। ओके, तो ये वी बट्टा आई को कहते हैं आर। बात खत्म। यही परिभाषा है, बहुत ईजी परिभाषा है। ऐसा परिभाषा तुमको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ईजी में एग्जाम में ये भी लिख सकते हो। ओके, दोनों में इसको ये लिख देना, कोई या तो ये परिभाषा लिखना या तो ये परिभाषा मैंने अथवा करके लिख दिया, यहाँ तो और लिख दिया मैंने, और अथवा, यानी या तो ये डेफिनेशन याद करो या तो ये डेफिनेशन। अब दोनों याद कर लो, अच्छी बात है, दोनों एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखो तो इससे फॉर्मूला भी याद रहेगा। ठीक है, तो R इक्वल टू वी बाई आई हो गया, अब V इक्वल टू आई आर, यहाँ से R आई को क्रॉस गुना कर दो। समझ आ रहा है आप लोगों को ना, बहुत ईजी है। ओके, देखो ये अभी R इक्वल टू वी बाई आई, V इक्वल टू आई आर हो गया। समझिए, आप डेफिनेशन एक बार रिपीट करो, बहुत आसान है। वोल्टेज और करंट के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, भी क्या है सर, भी पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर हिंदी में मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो आप लोग अच्छा से मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे सब कुछ लिख दिया मैंने। कभी भी फॉर्मूला लिखा करो ना तो उसका टोटल नाम हिंदी वर्ड में लिख दिया करो, लैंग्वेज में, क्योंकि भी क्या है, आई क्या है, आर क्या है, सब मैंने लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में विभवांतर बोलते हैं, इसका SI यूनिट वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इसका SI यूनिट एम्पियर होता है, हमने पढ़ा रखा है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध का SI यूनिट मैं बात करने वाला हूँ, आर को रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। चलो अब R इक्वल टू, मैं एक अभी बता देता हूँ आप लोगों को, अभी बताता हूँ मैं वाइट पेज पे जा करके, सॉरी। ओके, चलो यहाँ देखो आप लोग अच्छा से, R इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा है आप लोग को, वी बाई आई पढ़ा है ना, वी बाई आई। वी क्या है, वोल्टेज, विभवांतर, इसका वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर का एक, देखो ये एक यूनिट हो गया, रेजिस्टेंस का यूनिट। इस यूनिट का नाम रखा गया ओम। क्या नाम रखा गया, ओम। जो ओम का नियम दिया गया था ना, ओम का नियम मैंने पढ़ाया था, तो ओम साहब के नाम पे ही इसका एक ओम रख दिया गया। तो ये इस ओम का सिंबल ये है, ये सिंबल है, ओम पढ़ते हैं, ये ओम ऐसे OHM, ओम, ये ओम है। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओम, इंग्लिश में बोलते हैं ओम ऐसे, हिंदी में लिखते हैं ऐसे, ओम ऐसे। ओके, ओम ऐसे लिखते हैं। और इसका सिंबल कैसे, सिंबल ऐसे है, ये एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक अक्षर है, जैसे अल्फा बीटा गामा था ना, उसे ये ग्रीक अक्षर, ओमेगा है, इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा ग्रीक लेटर का नाम ओमेगा, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे इसको ओम। क्या पढ़ेंगे इसको, ओम। कैसे रीड करेंगे, ओम। ये सिंबल स्मॉल ओमेगा, एक ओमेगा ऐसा भी मिलेगा आपको, कैपिटल ओमेगा, सॉरी जो भी है, कैपिटल या स्मॉल, एक ओमेगा ये भी मिलेगा, ये कैपिटल ओमेगा आपको। ओके, डब्लू के जैसा एक ओमेगा ऐसे भी होता है। ओके, एक ओमेगा ये भी होगा। तो अभी जो इस्तेमाल करेंगे ये ओमेगा इस्तेमाल करेंगे। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है सर, तो रेजिस्टेंस का क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट एम्पियर हो गया। वोल्ट एम्पियर को ही ओम कहते हैं, ओमेगा हो गया ना, ओमेगा। तो ओम है, ओमेगा नहीं पढ़ना, ओम पढ़ना। तो मैं पूछूंगा रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, तो बोलोगे ओम होता है। ओके, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। SI यूनिट भी याद करते जाना, बता रहा हूँ मैं। R इक्वल टू वी बाई आई, वोल्टेज का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, इसी को ओम कहते हैं, ओम। ओम नमो नमः, नमः शिवाय। ओके कहो सर क्या पढ़ने लगे, चलो मैं भूल गया था, सॉरी। तो ओम समझा गया तुम लोग, ओम का कितना फेमस है हम लोग के इसमें हिंदू धर्म में, बहुत अच्छा शब्द है ओम, सुना होगा तुम लोगों ने। ओके, चलो तो ओम समझ आ गया, ओम, यही ओम है। लिखेंगे कैसे, बच्चे को लिखने में दिक्कत होता है, ओम ऐसे लिखोगे, ऐसे देखो मैं लिख रहा हूँ, ओम ऐसे, क्लियर हो गया। अब बताओ R इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, वी बाई आई। ओके, वी बाई आई पढ़ा था, तो वोल्ट पर एम्पियर। बताओ अगर V की जगह 1 वोल्ट ले लें, 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 1 एम्पियर ले लें,
1 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। 1 वोल्ट 1 एम्पियर, इसी को बोलते हैं 1 ओम। 1 ओम अगर 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से पास करे, ओके, अगर किसी चालक कंडक्टर के 2 इंड के बीच में, ओके, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 वोल्टेज हो, ओके, 1 वोल्ट का वोल्टेज हो और करंट कितना फ्लो करे 1 एम्पियर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 ओम होगा। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन कभी भी 1 ओम का डेफिनेशन पूछे तो इस तरह ले सकते हो। कभी मैंने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है सब में क्या करो कि कभी भी तुमको डेफिनेशन पूछे कि 1 ओम का डेफिनेशन बताओ, 1 एम्पियर का डेफिनेशन, उसको क्या करो एक एक रख दो, सबको एक एक रख दो, फार्मूला में एक रख दो, काम चल जाएगा। तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो 1 वोल्ट एम्पियर को ही 1 ओम कहते हैं। तो अगर 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट के 1 वोल्टेज से पास करे तो उसको बोलते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। चलो डेफिनेशन हो गया, सॉरी आ जाओ। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ सारा चीज़ लिख रखा है, ओके। चलो आप लोगों के लिए देखो मैंने लिख दिया है, देखो आप लोग देखो यहाँ पे सारा चीज़ लिख रखा है। SI यूनिट, ओके, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम रेजिस्टेंस होता है ओम, ओके। ओम को OH ओम लिखते हैं, सिंबल में लिखेंगे ऐसे, ओके। प्रतिरोध का SI मतलब ओम होता है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो, अगर वोल्टेज 1 वोल्ट हो, इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर हो, तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होता है। वोल्ट एम्पियर को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, वोल्ट एम्पियर को। ओम साहब के ये सम्मान में नाम रख दिया गया ओम, इस वोल्ट एम्पियर को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, ओम कहते हैं, ठीक है। तो 1 ओम का डेफिनेशन हो गया 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, यानी पर एम्पियर बोल सकते हो, ठीक है। देखो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है इसको लैंग्वेज में, देखो डेफिनेशन। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ओके, यहाँ देख लो, इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओम। कितना अच्छा डेफिनेशन है, ओके। यदि चालक किसी को विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे प्रवाहित होने वाला धारा 1 एम्पियर हो तो उसका उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्लियर हो गया, बहुत आसान है डेफिनेशन याद रखना। अब मैंने एक जगह लिख दिया, ये बात सब याद रख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में कैसे पूछता है जानते हो डेफिनेशन कैसे पूछेगा, मैं बता रहा हूँ। एक तो पूछेगा रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए तुम डेफिनेशन ये याद रख लो और ये याद रख लो, दोनों याद लिख दो, अच्छी बात है। नहीं तो एक ही लिख दो, ये बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये याद रख लेना। इंग्लिश वाला बच्चे इंग्लिश में लिख लेना, ओके। और ये फार्मूला लिख दोगे एग्जाम में, कभी भी फार्मूला लिखो तो पूरा चीज़ लिख दोगे, ओके, एग्जाम में। और तुमको पूछेगा कि बोलेगा एग्जाम में बोलेगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। प्रतिरोध के SI मात्रक का परिभाषा लिखिए, प्रतिरोध के SI मात्रक का, कभी पूछे प्रतिरोध के SI मात्रक का परिभाषा लिखिए, विद्युत धारा के SI मात्रक का परिभाषा लिखिए। किसी के SI यूनिट का डेफिनेशन पूछेगा ना तो उसका एक मतलब एक होता है, एक जैसे पूछा रेजिस्टेंस का SI यूनिट का डेफिनेशन बताओ तो 1 ओम का डेफिनेशन बताना। बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट के एक SI यूनिट का डेफिनेशन बताओ तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताना, ठीक है। जैसे बोलेगा कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के 1 यूनिट SI यूनिट का डेफिनेशन बताओ तो इसके 1 वोल्ट का डेफिनेशन बताना, 1 वोल्ट का, ठीक है। यानी SI यूनिट का परिभाषा का मतलब ही होता है 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी चीज़ का पूछेगा उसके SI यूनिट का डेफिनेशन पूछा था, यानी कि उसका 1 का डेफिनेशन देना है, 1 यूनिट का, ठीक है। समझ में आ गया, ये डेफिनेशन ऐसे पूछ देता है एग्जाम में। तुम्हारे आंसर में भी दिया हुआ क्वेश्चन सब कर लेना आप लोग, हो गया। अब यहाँ मैंने एक चीज़ समझो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से ओम्स लॉ में पढ़ाया था, इस सब बात को समझो। मैंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आप ध्यान दो, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, कब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो देखो वोल्टेज जो है I और R के साथ रिलेटेड है, फार्मूला में 3 चीज़ है, ओके। अगर मान लो देखो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, माने कि वो मटेरियल चेंज नहीं करे, मटेरियल वही है, माने जो मटेरियल हम लोग लेंगे एल्यूमिनियम में तो एल्यूमिनियम में लेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस चेंज तभी होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है वो अगला लेक्चर में आने वाला है कि रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है, किस किस बात पर निर्भर करता है, प्रभावित होगा वो, किस बात को चेंज करने से, किस चीज़ को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वो अगला लेक्चर में आने वाला है। सो डोंट वरी, ओके। तो देखो अगर R कांस्टेंट है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी 2 चीज़ में कांस्टेंट में हमको रिलेशन बताना होगा तो कोई देखो जैसे V और I में क्या रिलेशन है, तो मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, तो बचा हुआ कौन चीज़ है इसमें, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। तो रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधा समानुपाती। डायरेक्टली क्यों हो गया सर, क्योंकि ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि वोल्टेज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ये तो ओम्स लॉ था, ठीक है। और उल्टा सुनो आप, चलो अब क्या करो, R को अकेला करो, R इक्वल टू का V बाय I, दोनों फार्मूला याद रखना, दोनों फार्मूला हर हाल में, ओके। कोई एक याद रखो सब याद रहेगा, 10 तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बोझ मत डालो, अभी तो ताज़ा ताज़ी याद रहेगा, एग्जाम टाइम तक तुम लोग भूल जाओगे, है ना। तुम लोग तो रोबोट तो नहीं हो यार, हम लोग खुद भूल जाते तो तुम लोग कैसे नहीं भूलोगे, ओके। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग फार्मूला को ज़्यादा बोझ मत डालो, रट्टो नहीं फार्मूला को। क्या करो, फार्मूला याद करने का तरीका क्या होता है,
एक कंसेप्ट याद रखो, डेफिनेशन याद रखो, और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला निकालना सीख जाओ। और सबको क्या करो, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है सबको अपने स्टडी, जो तुम्हारा स्टडी रूम है उस स्टडी रूम में मेन फार्मूला को तुम क्या करो, लिख करके उसको दीवार पे चिपका दो, वॉल पे चिपका दो। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इससे बढ़िया कभी तुमको याद नहीं होगा, इससे बढ़िया। ओके, अगर दीवार पे तुम आप लोगों ने लटका दिया लिख करके, वो याद हो जाएगा। स्टडी रूम को पूरा लिख करके एकदम भर दो अपने टॉपिक से, अपने फार्मूला से। ओके, तो देखो तुमको पढ़ने में कितना मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग के रूम में हीरोइन सबका पिक्चर होता है, एक्ट्रेस की फोटो होती है, हीरो का पिक होता है। अरे ये सब का पिक लगाओ लिख करके, कितना भला होगा आप लोग का, खुद को याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। ओके चलो, तो अगर आर कांस्टेंट है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा सर, वोल्टेज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। और अब बताओ, मैंने ये भी बताया था कि वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज को आधा करो करंट भी आधा हो जाएगा। अब उल्टा सोचो, अब रेजिस्टेंस उल्टा, आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आई बटन में चला जाएगा तो भी वाई आई हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ से वोल्टेज को कांस्टेंट रखो, वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग। ओके, अब रेजिस्टेंस को चेंज करना है। ओके, रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए बहुत सारा उपाय है। ओके चलो, तो देखो, अगर ध्यान देना मेरी बात को, अगर करंट ज़्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। सिंपल बात है, रेजिस्टेंस जो है सोचने वाले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हो गया, क्योंकि ये डिवाइड में बट्टा में है, डिवाइड में रहता तो उल्टा हो जाता है ना। अगर किसी चीज़ को हमको देखना है कि किस तरह डिपेंड करता है, तो अगर डिवाइड में रहता तो उल्टा हो जाएगा। तो वोल्टेज तो यहाँ कांस्टेंट मैंने कर दिया। कभी भी मुझे दो चीज़ के बीच में रिलेशन बताना होगा, कंपेयर करना होगा, डिपेंडेंसी देखना होगा कि वो किस तरह निर्भर करता है, तो उसके लिए एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मैंने जितनी भी चीज़ उसमें है ना, दो चीज़ में मुझे रिलेशन बताना है तो बाकी सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये मैंने ओम्स लॉ में बहुत डिटेल से बताया आप लोगों को। ठीक है, चलो आराम से समझते हैं। तो अगर करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट ज़्यादा कम फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रोकता है ना करंट को। रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकने का गुण है। तो ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम पैदा होगा, सिंपल बात, इसलिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर रेजिस्टेंस आपका कम है तो करंट ज़्यादा होगा, सिंपल बात है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा समानुपाती। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्रतिरोध विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो करंट बढ़ेगा, उल्टा। यानी कि मान लो कि रेजिस्टेंस को तुम डबल कर दिए, रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे, जैसे मैं एग्जांपल में देता हूँ तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो रेजिस्टेंस पहले मान लो कि 1 ओम था, अब करंट मान लो कि तुम्हारा 4 एम्पियर था, 4 एम्पियर। क्लियर हो गया, मैं जो समझा रहा हूँ समझो। अब क्या करो, रेजिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ कि डबल कर दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस को मैं 2 ओम कर दिया, 2 ओम, 1 ओम से डबल कर दिया, तो ये क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, करंट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया। चलो सादा पर इस सादा पेज पे चलो हटाओ तो समझ में आएगा। चलो मैं वाइट पेज पे आता हूँ। चलो मान लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मीनिंग क्या हो, मान लो रेजिस्टेंस 1 ओम था, 1 ओम था तो करंट मान लो कि इस टाइम में 4 एम्पियर था, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ मैं। अब बताओ, रेजिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया, 2 ओम कर दिया, 2 ओम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ गया तो करंट घट जाएगा, करंट घट जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, करंट आधा हो जाएगा, 4 का आधा कर दो 2 एम। यानी कि अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे तो करंट हाफ हो जाएगा। ओके, अगर मान लो रेजिस्टेंस को हाफ कर दोगे, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिए, रेजिस्टेंस को आधा कर दिए, मान लो यहाँ पे समझो। ओके, मैंने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, चलो मैंने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, मैंने मान लो कि हाफ में यानी कि 1/2 ओम। ओके, तो करंट क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने घटा दिया तो करंट बढ़ जाएगा, तो करंट दुगुना हो जाएगा, 4 दूना 8 एम्पियर हो जाएगा। समझा रहा बात को, एक एक बात को मैं समझा रहा हूँ। यानी कि रेजिस्टेंस को घटाओगे तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। अगर रेजिस्टेंस को हाफ करोगे तो करंट डबल हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो करंट आधा हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि वो डबल तो वो भी डबल। क्लियर हो गया, समझा रहा है, एक एक बात मैं समझा रहा हूँ, एक एक बात को। तो चलो हो गया, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये याद रखना पड़ेगा कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घटता है, उल्टा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन याद ना कि जो चीज़ बचा हुआ है यहाँ पे भी और आई में रिलेशन देख रहे हैं हम लोग। ओके सॉरी, भी और आई में रिलेशन देख रहे हैं, तो भी और आई में रिलेशन देखेंगे तो आर को कांस्टेंट रखेंगे, आर और आई में रिलेशन देख रहे हैं तो भी को कांस्टेंट रखेंगे, जो बचा हुआ है उसको कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं करना उसको। ठीक है, चलो अब एक चीज़ समझो, ये छोटा छोटा बात सब स्टार्ट में डब्बा में मैंने लिख रखा था, वो डब्बा में जिसका रेजिस्टेंस लो होगा, लो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो वो अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि उससे अच्छा करंट पास करेगा। तो लो रेजिस्टेंस वाले को हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं जिसका प्रतिरोध कम होता है, निम्न होता है, निम्न मतलब लो, कम, तो अच्छा चालक। ओके, ये एनसीईआरटी का मैंने लाइन सीधे उठा के रख दिया आप लोगों के लिए कि आप लोग एनसीईआरटी का स्टडी करोगे ना तो पूरा एक एक लाइन समझ में आएगा। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं समझ में आएगा तो मुझसे तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा वो बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर। ओके, इंसुलेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इंसुलेटर तो अलग चीज़ है, इंसुलेटर का बात ही हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग मेजर ही करते हैं कंडक्टर का। ओके, तो जिसका हाई रेजिस्टेंस होगा उसको पुअर कंडक्टर कहते हैं, बैड कंडक्टर।
ठीक है। जिसका प्रतिरोध उच्च होता है उसको हीन चालक कहते हैं। हीन चालक यानी कि विद्युत चालक या अचालक बोलो या कुचालक बोलो। और जिसका रेजिस्टेंस अप्रिसिएबल है, अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस होगा, मैंने स्टार देकर लिख दिया, देखो सब अलग अलग पॉइंट है। जिसका रेजिस्टेंस अप्रिसिएबल है, ओके, अप्रिसिएबल यानी कि पर्याप्त प्रतिरोध है, न तो ज़्यादा है न कम है, ज़रूरत के लायक है, जितना चाहिए उतना है। अप्रिसिएबल का मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही उसका रेजिस्टेंस है। मैंने हमको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट के लिए जितना रेजिस्टेंस मुझे चाहिए और उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का, उस सब्सटेंस का उतना ही रेजिस्टेंस है जितना ज़रूरत है, तो उसको बोलते हैं अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस। तो उस कंडक्टर, उस सब्सटेंस को बोलेंगे रेजिस्टर। याद ना पता, रेजिस्टेंस में फ़र्क है। पर्याप्त प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। तो प्रतिरोधक में, इंग्लिश वाले बच्चे सुन लो, इंग्लिश वाले बच्चे सुनो, रेजिस्टेंस में और रेजिस्टेंस में फ़र्क है। रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी, गुण, और रजिस्टर होता है कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस, ओके, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मान लो कि आपका, जैसे कि आप घर में बल्ब लगाए हुए, बल्ब भी एक तरह का रजिस्टर है अगर उसका रेजिस्टेंस एप्रोप्रिएट है, ओके, रजिस्टर है वो। आप अगर घर में ये कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए, जैसे फ्रिज लगाए हुए हो आप, मान लो कि आप वॉशिंग मशीन लगाए हुए हो, वो भी रजिस्टर की तरह काम कर सकता है। रजिस्टर कहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस हो, ओके। अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है न तो ज़्यादा हो न तो कम हो, ज़रूरत के लायक हो, जितना होना चाहिए, जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सके, उसको नुकसान ना पहुँचे। तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, और रेजिस्टेंस उसका गुण है। तो जिसका रेजिस्टेंस एप्रोप्रिएट है उसको कहेंगे रजिस्टर। फर्क है दोनों में, रजिस्टर में और रेजिस्टेंस में। रजिस्टर किसे कहते हैं सर? रजिस्टर कहते हैं जिसका रेजिस्टेंस एप्रिसिएबल हो, न ज़्यादा न कम, ज़रूरत के लायक। प्रतिरोधक की हिंदी वाले बच्चे सुन लो आप, प्रतिरोधक कहते हैं रजिस्टर को। प्रतिरोधक वो यंत्र, वो इंस्ट्रूमेंट, वो युक्ति जिसका पर्याप्त प्रतिरोध हो, पर्याप्त प्रतिरोध। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि पर्याप्त प्रतिरोध वाले युक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक, ओके। जिसका रेजिस्टेंस लो होगा उसको कहेंगे गुड कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसको बोलेंगे पुअर कंडक्टर, और जिसका रेजिस्टेंस एप्रोप्रिएट होगा या एप्रिसिएबल होगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। हिंदी में बोलते हैं जिसका निम्न प्रतिरोध होगा अच्छा चालक, जिसका उच्च प्रतिरोध होगा हीन चालक, बेकार चालक है, और जिसका प्रतिरोध पर्याप्त होगा उसको बोलेंगे प्रतिरोधक। कि लोग फर्क समझ लो दोनों में क्या है? तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये डब्बा में। पहले डेफिनेशन यहाँ तक नोट करके लिख लोगे, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो नोट करके लिख लोगे, और नोट करने के बाद तब यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, तब यहाँ आओगे, ये वाला बात को स्टार्ट करके लिखोगे। इन सब नोट, सब एक्स्ट्रा नॉलेज, सब जानकारी की बात। अब लास्ट में ये मैंने यहाँ लिखा, देखो इसको देख लो आप लोग, ये लास्ट वाला पॉइंट को देख लो, ये ओके, ये रियोस्टेट है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, ओके। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जिसका आप लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस अपने मन से चेंज कर सकते हो, अपने ज़रूरत के लायक रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। माने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस को वेरिएबल है, रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार, अपने अनुसार, तो उसको बोलते हैं रियोस्टैट। क्या बोलते हैं? रियोस्टैट। वेरिएबल रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं रियोस्टैट। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं रियोस्टैट। याद रखना मत को, रियोस्टैट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस तुम चेंज कर सकते हो, ज़रूरत के लायक चेंज कर सकते हो, ओके। हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध बदल सकता है, वेरिएबल। देखो इंग्लिश में समझना कितना आसान है, हिंदी में भी समझो इंग्लिश में भी समझो, इसलिए ज़रूरी है आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो अच्छा से। कितना बच्चा हम लोग को बोल रहा था, मुझे बोला था सर हिंदी में अलग पढ़ाइए इंग्लिश में अलग पढ़ाइए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, दिक्कत होगा आप लोगों को। जो बच्चा शुद्ध हिंदी पढ़ोगे उसको तो बहुत दिक्कत होगा आगे हायर क्लास में, क्योंकि टोटल इंग्लिश में पढ़ना है आप लोगों को। तो आप लोग किस्मत वाले को मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कोई यूट्यूब पर कोई ऐसा चैनल नहीं है आपको जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा है, और ऊपर से आपको प्योर नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, ओके। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर मेरे वीडियो को शेयर किया करो, बहुत शेयर किया करो, मेरे मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करो। जो टीचर देख रहे हैं आप लोग, टीचर से भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे चैनल में वीडियो को शेयर कीजिए, ओके, ताकि हम मेहनत कर सकें। मुझे अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे मेहनत करने का जोश बढ़ेगा, हिम्मत मिलेगा। इतना मेहनत करना पड़ता है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम जाता है, आप जानते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है। चलो, तो रियोस्टैट को हिंदी में धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक, जिस युक्ति का, जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रतिरोध बदल सकते हो, परिवर्ती होता है, उसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, ओके। रियोस्टैट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसका सिंबल देखो, सिंबल क्या है? जो सर्किट डायग्राम बनाए थे, ये सिंबल ये है, ऐसे ये सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है रजिस्टर का। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मैं सिंबल बनाता हूँ, ये रजिस्टर का सिंबल है, रजिस्टर का ये सिंबल बनाएगा डायग्राम, ओके, हम लोग को लिखने के लिए। रियल में ऐसा होता नहीं है, ये डायग्राम बनाया गया है हम लोग को समझने के लिए, सहूलत के लिए, ठीक है। तो हम लोग रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर कोई भी रजिस्टर होगा, जिससे कोई भी रजिस्टर हो, ये रजिस्टर का सिंबल ये बनाएंगे। ये रजिस्टर का सिंबल है, रजिस्टर है, रजिस्टेंस नहीं है, ये रजिस्टर है। मैं बता रहा हूँ, रजिस्टर किसको बोलते हैं सर? जिसका एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस हो उसको रजिस्टर कहते हैं। तो इस रजिस्टर का सिंबल ऐसे बनता है, ऐसे डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो रे डायग्राम बोलो इसको, जैसे
तो सर्किट डायग्राम ये रजिस्टर का सर्किट डायग्राम है, रजिस्टर। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रजिस्टर मतलब प्रतिरोधक, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधक। इसका रेजिस्टेंस है आर, मान लो कुछ भी, मान लो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, कुछ ना 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम कुछ ना कुछ होगा ना, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम लोग मानते हैं आर। तो हम लोग रजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, रजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ताकि पता चले कि वो कैसा कंडक्टर है। ठीक है, तो एक ऐसा सब मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका रेजिस्टेंस होता है उसको रजिस्टर कहते हैं, अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो ये रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, तो इस पूरा को बोलेंगे रजिस्टर, इसका ये रेजिस्टेंस है। ओके, पॉइंट क्लियर, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक। तो ये प्रतिरोधक का सिंबल ये है, ये सिंबल है प्रतिरोध, रजिस्टर का सिंबल है, इसका ये प्रतिरोध है, ये आर। पॉइंट क्लियर हो रहा है। और इसका इसी को तुम काट दोगे ऐसे करके, ऐसे करके काट दोगे, ऐसे काट दोगे, काट दोगे, ऐसे या ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, उसको बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट यानी कि धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक वो है जिसका प्रतिरोध आप बदल सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसका। ठीक है, तो ये सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। सारा बात मैंने किताब वाला नोट करके आपको एक जगह लिख दिया है, आपको छांटने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी का एक पॉइंट मैंने लिख दिया है। ओके, छांट करके क्लियर हो गया। तो ये जो सिंबल मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, ये जो सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल रजिस्टर का है, रजिस्टर यानी प्रतिरोधक का है, और इसका रेजिस्टेंस है आर। कुछ भी होगा, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, मैंने आर मान लिया, तो ये रजिस्टर है। इसको काट देंगे ऐसे तो ये रियोस्टैट बन जाएगा, धारा नियंत्रक बन जाएगा, जिसका प्रतिरोध आप बदल सकते हो। मैं इसका फिगर दिखाता हूँ आपको रियल में। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले कौन उतारोगे सर? पहले ये डेफिनेशन से उतारोगे, पूरा ही बात यहाँ तक उतारोगे, पूरा बात उतारोगे, तब उसका ये डब्बा वाला बात उतारो, तब लास्ट में ही उतारो, लास्ट में ये। ओके, समझ आ गया। चलो, मैंने एक एक बात क्लियर करने की कोशिश की है। देखो वीडियो थोड़ा मेरा लंबा हो जाता है, मैंने लेकिन डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि डिटेल में पढ़ो, कंसेप्ट के साथ पढ़ो, हड़बड़ाओ नहीं आप लोग। ठीक है, और जो मेरे साथ लास्ट तक बने वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो देखो, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये फिगर देखो, रियोस्टैट किसको बोलते हैं, या देखो फिगर, देखो ये लास्ट में फिगर देख रहे हो, ये जो फिगर देख रहे हो, देखो ये जो फिगर है यही है रियोस्टैट, इसी को रियोस्टैट कहते हैं, इसको रियोस्टैट कहलाता है, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। इंग्लिश में ही समझो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ। ओके, ये जो देख रहे हो, ये बीच में ये जो देख रहे हो, ये इसको खिसका करके आगे पीछे करके रेजिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ओके, ये रियोस्टैट कहलाता है। मैंने आपको देखो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। ये आपका ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, समझ रहे हो, ये आपका रियोस्टेट है, रियोस्टैट। ओके, रियोस्टैट समझ आया, धारा नियंत्रक। इसको आगे पीछे खिसका करके हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ओके, प्रतिरोध को बदल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, क्या लेक्चर अच्छा लगा ना? चलो मैं आप लोगों के लिए खूबसूरत सा गाना गा देता हूँ। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी में सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ऐ खुदा खुदा जब बना उसका ही बना, ऐ खुदा खुदा जब बना उसका ही बना, उसका हूँ उसमें हूँ उसे हूँ उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर, ऐ खुदा जब बना उसे का ही बना। चलो, अच्छा लगा, गुड। थोड़ा आप लोगों के लिए मैंने गाना गा दिया, चलो ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करो, खुश रहो, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, लाइक करना जरूरी है, गुरु दक्षिणा देकर जाना आप लोगों को। ठीक है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जरूरत के लाइक किसी भी, तुम कोई जरूरी नहीं कि आपका जो 10th क्लास का साथी होगा उसी को तुम शेयर करोगे, अपने किसी भी सीनियर फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हो, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। टिल देन बी हैप्पी, नो बीपी, टेक केयर योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।